हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग आगे के जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के क्लॉजेस हैं 18 से 27 वो देखेंगे। प्रीवियस और वीडियो में मैंने आपको क्लॉज 1 से लेके 17 तक का बताया था। क्लॉज 18 जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का, वो है हमारे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो अलाउ होगा उसके ब्लॉक ऑफ एसेट्स की डिटेल्स हम लोगों को इस क्लॉज में फिल करनी है। जैसे डेप्रिसिएशन कितना अलाउ हो रहा है ये कैलकुलेट हो। जब आप रिटर्न फाइल करेंगे एसएससी की, तो यहीं से ही जो डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट है वो वाइल प्रोसेसिंग मैच होता है। तो यहाँ पर आपको ब्लॉक वाइज एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाइज फिल करनी है डिटेल। इसके लिए आपके पास बैलेंस शीट रेडी होनी चाहिए। अगर कंपनी है तो कंपनी के केस में कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन बनता है और इनकम टैक्स के हिसाब से भी बनता है। तो जो इनकम टैक्स के हिसाब से आपने शेड्यूल बनाया है वो ही आपको क्लॉज 18 में फिल करना है। अब क्लॉज 19 है अमाउंट एडमिसिबल अंडर सेक्शन। तो यहाँ पर जो सेक्शंस हैं, यहाँ पर 35 सेक्शन की सीरीज जो है वो कवर होती है। 32, 33 साइंटिफिक रिसर्च और अपने जो टी डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं वो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर आपके केस में है तो सेक्शन 35D। इन सब के आपको अमाउंट एडमिसिबल कितना है ये बताना रहता है। तो उसमें सेक्शन सिलेक्ट करना है, अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताना है और अमाउंट एडमिसिबल एज पर इनकम टैक्स एक्ट बताना रहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपने कितना अमाउंट बताया है और इनकम टैक्स के हिसाब से कितना अलाउेबल है ये आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की बात करूं तो कंपनीज के केस में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट अलग होता है और इनकम टैक्स के केस में अलग होता है। तो आपको यहाँ पर जो अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है पीएनएल में जितना है वो अमाउंट करना है और इनकम टैक्स के हिसाब से क्या कैलकुलेशन है उस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर बताना है। क्लॉज 20 की बात करें तो क्लॉज 20 के दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए बोलता है कि एम्प्लॉय को आपने पे किया है कोई भी सम, बोनस या कमीशन, जो कि उसको अदरवाइज पेबल होना चाहिए था एज प्रॉफिट और डिविडेंड। अगर आपने प्रॉफिट और डिविडेंड के बदले में बोनस या कमीशन के रूप में उसको दिया है तो ये चीज ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है। अब ये कैसे पता चलेगा कि बोनस ही देना चाहिए था या प्रॉफिट या डिविडेंड? तो इसके लिए आपके जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिखा होगा कि ये जो एम्प्लॉय है ये बोनस के लिए एलिजिबल है कि नहीं है या कमीशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। अगर है और दिया है तो ठीक है, नहीं है उसके बाद दिया है तो देन आपको फर्दर ये स्क्रूटनी करनी है कि क्या उसको प्रॉफिट या डिविडेंड मिलना चाहिए था जिसको बोनस और कमीशन के रूप में बता दिया है। तो ये आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना है। नेक्स्ट है डिटेल ऑफ कंट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर वेरियस फंड एज रेफर टू इन सेक्शन 35 सबसेक्शन 15A। इस वाले पॉइंट में एम्प्लॉय से जो हमें स्टैट्यूटरी ड्यूज का कंट्रीब्यूशन मिलता है एक एम्प्लॉयर को, पीएफ से रिलेटेड, ईएसआई से रिलेटेड, जिसमें एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो जब एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है उनकी सैलरी से एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, तो वो फर्स्ट इनकम माना जाता है। उसके बाद जब एम्प्लॉय टाइमली उस एक्ट में, अगर ईएसआईसी की बात करें या पीएफ एक्ट की बात करें, उनमें जो ड्यू डेट बताई गई है उस ड्यू डेट के पहले जमा कर देता है तो वो अलाउ हो जाता है एम्प्लॉयर को, अदरवाइज इनकम ट्रीट होती है। तो यहाँ इस पॉइंट में आपको क्या बताना है, जितने भी ईएसआईसी और पीएफ के डिपोजिशन है तो नेचर ऑफ फंड क्या है, सम कितना रिसीव किया एम्प्लॉय से, ड्यू डेट क्या है अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ ईएसआईसी एंड पीएफ, द एक्चुअल अमाउंट पेड कितना, मतलब जितना रिसीव किया उतना ही पे किया या उससे कम किया है तो कम किया है तो आपको उतना अमाउंट बताना है। द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट टू द कंसर्न अथॉरिटी। ये क्यों, ये जो कॉलम है इससे ये पता चलेगा कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है एक एम्प्लॉयर टाइमली डिपॉजिट करता है कि नहीं करता। नहीं कर रहा है तो जितना भी नहीं किया है वो इनकम माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल,
फर्स्ट आप यहाँ पर एंट्री देख सकते हैं, सम रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय 95 रुपीज है। ड्यू डेट था 15 फरवरी को जमा करना, बट एक्चुअली उसने कब जमा किया है? 13 मार्च। तो ये जो पर्टिकुलर एंट्री है ये इनकम ट्रीट होगी। जब आप कंप्यूटेशन बनाएंगे तो इसको आपको इनकम ट्रीट करनी पड़ेगी एम्प्लॉयर की। तो ये जो शेड्यूल है ये इसी के लिए होता है कि यहाँ पर आपने जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है उसको टाइमली जमा किया है कि नहीं, नहीं किया है तो वो इनकम मानी जाएगी, और आपने करा है तो वो आपको अलाउ हो जाएगा। 20th शेड्यूल हमने कवर कर लिया है। क्लॉज 21 में आपके ए पार्ट, बी पार्ट, सी, डी, EFGHI, ये पार्ट्स हैं। अब ए पार्ट में उनने ये बताया है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंसेस आए हैं उसमें से कैपिटल नेचर के कौन से हैं, पर्सनल नेचर के कौन से हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कौन से हैं। क्योंकि ये सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हैं तो ये डिसअलाउ होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ये आपका फिक्स्ड एसेट माना जाएगा। तो अब कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप कैसे देखेंगे? तो इसके लिए आपको ICDS रेफर करना पड़ेगा, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। आप पे बोरोइंग कॉस्ट, इनमें बताया गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या माना जाता है, क्योंकि ये ही कैपिटल से रिलेटेड है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट है तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है। पर्सनल एक्सपेंडिचर भी डिसअलाउड होता है। अगर कंपनी है, डायरेक्टर्स ने अपने फैमिली से रिलेटेड कोई खर्चा किया है, या पार्टनर है, पार्टनर ने अपनी फैमिली से रिलेटेड खर्चा किया है, फैमिली ट्रिप ऑर्गेनाइज किया, उसका खर्चा क्लेम किया है, तो वो सब डिसअलाउड होगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी अलाउड नहीं होता है इनकम टैक्स में। तो वो अगर कोई खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो वो भी डिसअलाउ होगा। एक्सपेंडिचर इंकर्ड एट क्लब बीइंग एंट्रेंस फी एंड सब्सक्रिप्शन, ये भी अलाउड एक्सपेंडिचर नहीं है। तो अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आपको यहाँ डिस्क्लोजर डालना है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड एट क्लब बीइंग कॉस्ट फॉर क्लब सर्विस एंड फैसिलिटी यूज, अगर इस प्रकार का भी कोई खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है तो आपको वो डिसअलाउ करना है और यहाँ मेंशन करना है। एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेनल्टी और फाइन बाय फॉर वॉयलेशन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पेनल्टी और फाइन की ही बात कर रहा है। अब इसमें ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन की पेनल्टी क्या हो सकती है, फाइन क्या हो सकती है। बट जो मोटा मोटी बात है कि GST और TDS की बात करें तो अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट इज नॉट अ वॉल्यूशन ऑफ लॉ, इट्स अ कंपनसेटरी नेचर। तो इस वजह से जो लेट फीस है, लेट फीस विल बी टर्म्ड एज फाइन, एंड वो चीज डिसअलाउ होनी चाहिए। इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स तो पर्सनल नेचर का टैक्स होता है, तो वो तो डिसअलाउ है, तो उससे रिलेटेड एसोसिएटेड जो भी इंटरेस्ट है वो भी डिसअलाउ होगा। तो यहाँ पर लेट फीस आनी चाहिए और इनकम टैक्स से रिलेटेड आनी चाहिए। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें इन टर्म्स ऑफ GST एंड TDS तो वो अलाउबल एक्सपेंडिचर होता है। आपकी क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई अदर पेनल्टी है तो आपको वो बताना है। आपने कुछ ऑफेंस किया है, उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर इंकर किया और PNL में डेबिट किया है तो आपको वो चीज भी बतानी है, क्योंकि वो डिसअलाउ हो जाएगी। तो जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी चीज ऐसी डेबिट हुई है जो कि अलाउड नहीं होती है तो वो आपको बतानी है। बी पॉइंट में आपको 40A से रिलेटेड इनएडमिसिबल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो शो करने हैं। अब ये क्या है 40A? 40A है कि आपने अगर किसी पर्सन को पे किया है और उसमें TDS की लाइबिलिटी अट्रैक्ट होती है और आपने डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट करके जमा नहीं किया है, तो वो डिसअलाउ हो जाता है। तो यहाँ पर बी में भी फर्दर उन्होंने बाइफरकेट किया है फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट है नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड। नॉन रेसिडेंट को अगर आप कोई पेमेंट करे जिसमें TDS कटना था और आपने नहीं काटा है तो उसकी डिटेल आपको ए पॉइंट में देनी है। काटा है बट जमा नहीं करना है, करा है तो उसमें बी पॉइंट में देनी है।
सेकेंड पॉइंट में बात करें तो अदर देन नॉन रेसिडेंट को कवर किया गया है, मतलब रेसिडेंट, रेसिडेंट को अगर आपने पे किया है और टीडीएस नहीं काटा है तो आपको ए पॉइंट में, सेकेंड के ए पॉइंट में बताना है। और ले आपने जमा ही नहीं किया है, काटा तो है बट जमा नहीं किया है या लेट जमा किया है तो आपको बी पॉइंट में बताना है। ये सारी चीजें भी डिसअलाउ होती है। थर्ड पॉइंट है अपना सब क्लॉज 1B से रिलेटेड अगर कोई पेमेंट है तो आपको उससे रिलेटेड जो लेवी है वो सारी चीजें बतानी है। अब बी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बी पॉइंट में डिटेल ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बट हैज नॉट बीन पेड। अगेन आपने डिडक्ट तो किया है बट पे नहीं किया है तो आपको बी पॉइंट में बताना है। वैसे ही जो फोर्थ पॉइंट है, अब हम फोर्थ पॉइंट में आ गए हैं। थर्ड के बाद वो है फ्रिंज बेनिफिट का, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स अगर कुछ है तो आपको वो चीज बतानी है। वेल्थ टैक्स आपको फिफ्थ पॉइंट में बताना है। सिक्स पॉइंट में रॉयल्टी, लाइसेंस फी, सर्विस टैक्स, सर्विस फी एक्सेट्रा आपको वो बताना है। नेक्स्ट है सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट विदाउट टीडीएस। अगर कोई सैलरी अपने नॉन रेजिडेंट को पे की है विदाउट टीडीएस तो आपको सेवेंथ क्लॉज में बताना है, सेवेंथ पॉइंट में। एंड एट पॉइंट में पेमेंट टू पीएफ, अदर फंड एक्सेट्रा बताना है। एट पॉइंट के बाद नाइन पॉइंट में टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर परक्विजिट अंडर सब क्लॉज 5। अगर एम्प्लॉयर ने परक्विजिट के ऊपर टैक्स पे किया है तो आपको वो चीज बतानी है क्योंकि ये सब इनएडमिसिबल है। अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन पेड टू पार्टनर। पार्टनर से रिलेट, पार्टनर को आपने इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, रेम्युनरेशन पे किया है तो आपको उसकी डिटेल बतानी है क्योंकि इसका जो कंप्यूटेशन है वो एज पर 40B एंड 40BA होता है, जिसमें लिमिट बता दी गई है कि फर्स्ट 3 लाख तक आपको आप 90% ऑफ 3 लाख और 1,50,000 विच एवर इज मोर दे सकते हैं एज रेमरेशन। और जो भी 3 लाख के ऊपर बुक प्रॉफिट है वो उस पे आप 60% तक दे सकते हैं, 40B कहता है। तो जो लिमिट है, लिमिट से ज्यादा अगर आप रेमरेशन दे रहे हैं तो वो डिसअलाउ हो जाता है। डी पॉइंट की बात करें तो डी पॉइंट डिसअलाउंस डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 40A(3) की बात करते हैं। 40A(3) है कि आपको कोई भी पेमेंट अगर आप कैश में करो तो 10,000 से ज्यादा का आप नहीं कर सकते। 10,000 से ज्यादा का है तो वो डिसअलाउड हो जाता है। और इसमें आपको एक्सेप्शन है रूल 6DD। तो 6DD जो है हमारा, उसमें कुछ लिस्ट दी गई है जिसमें आप 10,000 से अबव भी कैश में पे कर सकते हो। तो अगर कोई कैश से रिलेटेड आपका किया हुआ है आप, तो 40A(3) हमारा 10,000 एंड अबव ड्यूरिंग द ईयर की बात करता है। वैसे ही जो सिमिलर प्रोविजन वो है 40A(3)(A). 43A(3)(A) हमारा उन पेमेंट से रिलेटेड बोलता है जो कि लास्ट ईयर हमने एज एक्सपेंस क्लेम किया है और वो क्रेडिटर्स में पड़े हैं और अभी तक हमने उनको पे नहीं किया है। पे नहीं किया है तो इस साल आप पे करेंगे तो इस साल भी आपको ये जो रूल है 10,000 एंड अबव कैश पेमेंट नहीं करना है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो उन ट्रांजैक्शन के लिए 48(3) है कि प्रीवियस ईयर आपने एक्सपेंस बुक कर लिया है बट इस साल आप उससे रिलेटेड पेमेंट कर रहे हो तो वो भी 10,000 के अंदर होनी चाहिए या रूल 6DD को फॉलो करना है। अगर अब उसके ऊपर होगी तो वो एक्सपेंस जो हमने पिछले साल क्लेम किया था एज अलाउंस वो डिसअलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, वो भी अलाउेबल एक्सपेंडिचर नहीं होता तो आपको उसका जो प्रोविजन आपने अगर मेंटेन किया है प्रॉफिट एंड लॉस में वो डिसअलाउ हो जाएगा। एनी सम पेड बाय एसएससी एज एम्प्लॉयर नॉट अलाउेबल अंडर 49, अगर कुछ ऐसा आपने 49 से रिलेटेड पेमेंट किया है तो वो भी डिसअलाउ हो जाएगा। कंटिजेंट नेचर का जो है, अगर कोई कंटिजेंट लेबर की कोई लाइबिलिटी है वो आपने पीएनएल में डेबिट किया है तो आपको वो जी पॉइंट में बताना है। कोई सेक्शन 40A का एक्सपेंडिचर है, 40A है आपकी जो इनकम एग्जेम्प्ट होती है, इनकम एग्जेम्प्ट से रिलेटेड कोई खर्चा है तो जब इनकम टैक्सेबल नहीं है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी अलाउड नहीं होते हैं सेक्शन 40A में। तो वो भी आपको यहाँ डिस्क्लोज करना है अगर है तो, क्योंकि वो डिसअलाउ होगा। अमाउंट इनएडमिसिबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 36(1)(3), अगर कोई 36(1)(3) से रिलेटेड अमाउंट है तो वो भी इनएडमिसिबल होगा। तो बेसिकली जो हमारा क्लॉज 21 है वो है इनएडमिसिबिलिटी से रिलेटेड।
जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपके पीएनएल में है और वो कंप्लाई नहीं हुआ है, तो वो सब चीज डिसअलाउ होगी। तो ये हमारा क्लॉज 21 था। क्लॉज 22 हमारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट से रिलेटेड है, सेक्शन 23। अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो भी इनएडमिसिबल रहेगा। नेक्स्ट है 23। क्लॉज 23 हमारा जो है वो हमारे पर्टिकुलर ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है। अगर आपने कोई रिलेटेड पार्टी को पे किया है तो आपको यहाँ डिस्क्लोज करना है। मना नहीं कर रहे हैं, बट आपको डिस्क्लोजर करना है। कोई फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनर के रिलेटिव को पे किया है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज रिलेटिव। तो इसलिए आपको रिलेटिव की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कंपनी के केस में बात करूँ तो जो डायरेक्टर्स हैं उनको ओनोररी पे किया है या कोई रिएम्बर्समेंट, देन यू हैव टू डिस्क्लोज। दिस इज ओनली अ डिस्क्लोजर, इससे कुछ भी डिसअलाउबिलिटी नहीं होती। तो जो रिलेटेड पर्सन को अगर पे किया है तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्लॉज 24, अमाउंट डीम टू बी प्रॉफिट एंड गेन अंडर सेक्शन 32 AC AD 33 AB। अगर इससे रिलेटेड कोई डीम प्रॉफिट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है तो आपको उससे रिलेटेड जानकारी देनी पड़ेगी। देन क्लॉज 25 है, एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41 एंड कंप्यूटेशन देयर ऑफ। तो 41 से रिलेटेड आपने कोई किया है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। फिर क्लॉज 26 की बात करें तो ये सेक्शन 43B से रिलेटेड है। सेक्शन 43B जो हमारा इनकम टैक्स में है वो एक्चुअल पेमेंट से रिलेटेड अलाउबल करता है खर्चों को। कोई भी आपने खर्चा है, जब तक वो उसका पेमेंट नहीं होगा तब तक आपको उसका अलाउंसेस अलाउ नहीं होगा। तो इसमें क्या क्या चीजें कवर होती है, इसमें कवर होती है आपकी टीडीएस की लाइबिलिटी। अगर टीडीएस पेबल है तो आपको रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले तक का समय दिया जाता है। अगर वो पेड है तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा है वो अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज वो डिसअलाउ हो जाएगा। फिर सेकंड है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड या ईएसआई से। ये सब भी एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे है। अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो वो अलाउ हो जाएगा। वैसे ही आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी कोई टैक्सेस हैं तो वो सब भी एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ होते हैं। देन 26 के बाद जो हमारा आज इस वीडियो का लास्ट क्लॉज है 27। 27 में आपको सेनमेट क्रेडिट आईटीसी इन सब की डिटेल्स बतानी पड़ती है कि प्रॉफिट एंड लॉस से आपने रूट अगर किया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो ये तभी आएगा जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस से अगर रूट किया है जीएसटी की लाइबिलिटी, आउटपुट लाइबिलिटी या आईटीसी को। नेक्स्ट है, अगर कोई आपके इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में कोई प्रायर पीरियड आइटम क्रेडिट या डेबिट हुआ है तो आपको उससे रिलेटेड जानकारी बी पार्ट में देनी है कि वो किस टाइप का एक्सपेंस है या इनकम है, उसका पर्टिकुलर नेचर क्या है, अमाउंट क्या है, किस ईयर से रिलेटेड है। तो दिस इज दी क्लॉज 27। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 28 से 32 के बारे में बताऊंगी। तो तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट होता मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।